देखो कल जो पढ़ाए थे तो उसमें क्या था, ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करने वाले का मतलब उसको बसाने में या उजाड़ने में प्रभावित करते हैं, ठीक है। करने वाले कारक किसको प्रभावित कर रहे हैं? ग्रामीण बस्ती को, ठीक। इसका मतलब पहले समझो क्या कह रहा है। कोई भी क्वेश्चन हमको देखना है, बड़ा क्वेश्चन हो चाहे छोटा क्वेश्चन, पहले उसका मतलब समझना है, ठीक है। अब ये मान लो हम तुमको क्वेश्चन दिए थे 6 नंबर का, तो 6 नंबर का जब देंगे बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बता रहे हैं तो 150 शब्द में लिखना है। 2 नंबर का जब देंगे क्वेश्चन तो 30 शब्द में लिखना है, ठीक है। 1 नंबर का शब्द देंगे तो 1 लाइन में लिखना है, ठीक है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको या तो 6 नंबर में पूछेगा या तो 2 नंबर में पूछेगा। अगर 6 नंबर में पूछेगा तो हम विस्तार से लिखेंगे, और 2 नंबर में पूछेगा तो हम विस्तार नहीं करेंगे। काहे कि हम कितना भी लिख लें, चाहे 2-4 पन्ना लिख दें, मिलना 2 ही नंबर है, तो टाइम नहीं बर्बाद करना है, 2 नंबर लेके निकल लेना है धीरे से, ठीक है। तो अगर 2 नंबर में पूछता है तो इसके जितने कारक कल बताए थे कौन कौन से। पहला कारक था भूमि, उपजाऊ भूमि था ना, उपजाऊ भूमि। दूसरा क्या था? जल हो गया, और तीसरा हो गया तुम्हारा सुरक्षा। चौथा गृह निर्माण सामग्री, ठीक, गृह निर्माण सामग्री। और ऊंची भूमि, ऊंची भूमि क्षेत्र या ऊंची भूमि, ठीक है। और एक बोले थे नियोजन, ठीक है। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले छोटा सा परिभाषा लिख देना, ग्रामीण बस्ती होती क्या है। तो ग्रामीण बस्ती क्या होती है और नगरीय बस्ती क्या होती है बताए हैं। तो उसको एक शब्द में, ऐसी बस्तियां जहां के अधिकतर लोग प्राथमिक कार्यों में लगे रहते हैं या प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हैं, उन्हें ग्रामीण बस्ती कहते हैं कि नहीं। प्राथमिक कार्य क्या होता है? कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये अगर लगे हैं तो क्या हो जाएगा? ग्रामीण बस्ती, ठीक। अब ग्रामीण बस्ती जब बनेगी तो जो काम कर रहे हैं, यानी कि जो उनका काम है, वैसी दशाएं तो होनी चाहिए कि नहीं। तो वो क्या काम कर रहे हैं? कृषि कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, जो भी कृषि के अंदर आएगा, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, तो पहले वो वही दशा खोजेंगे कि कम से कम हम उतना काम कर सके कि नहीं। तो अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता तो ये 6 हेडिंग डाल के छोड़ देना। 6 है, 4, 5 और 6। अगर ये 6 हेडिंग डाल देंगे तो 2 नंबर मिल ही जाएगा, 3 नंबर का भी रहेगा तब भी हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको 6 नंबर में पूछता है इतना लिखने के बाद, तब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, तब इसको कैसे लिखेंगे? तीर बना के। डस्टर कहाँ है जी? उस क्लास में भी छूट गया ना। देखो अब इसको कैसे लिखेंगे। अगर 2 नंबर में आ गया तो उसको लिख दो 1 2 3 4 5 करके, और अगर 6 नंबर में आता है तो इसको जो है किसी भी तरह से कॉपी में इस प्रकार से दिखाना है कि वह दिख जाए सामने सामने, या तो तीर बना के 1 2 3 4 5 और 6। नहीं अटेगा तो ऊपर नीचे लिख लो, 1 यहाँ लिखो, 2 थोड़ा नीचे लिखो, 3 वहाँ लिखो। एक तरीका ये हो गया। या इसको मतलब ये आना ही आना चाहिए और बड़े बड़े अक्षरों में आना चाहिए ताकि एग्जामिनर के दिख जाए। या तो यहाँ लिखो, एक गोला बना लो, गोला बना के लिखो ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, को प्रभावित करने वाले कारक। इतना ही लिख दे रहे हैं, समझ लेना क्या लिखना है, ठीक है। पूरी बात लिखने के बाद इसको 6 दिशाओं में ले जाओ, ठीक है। अब यहाँ 1 5वां एक और यहाँ लिख लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 हेडिंग ऐसे लिखना है कि पूरा पन्ना आधा यही ले ले। अगर इतना ले लेता है तो
कॉपी ऐसे हम लोग भी चेक करने जाते हैं, अगर इतना दिख गया कि बच्चे ने ऐसा बनाया है तो इससे क्या पता चलता है? बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये अगर सीधे सोचोगे जाके एग्जामिनेशन हॉल में बनाए तब भी नहीं होगा, इसको घर पे बनाना पड़ेगा। जैसे हम कल क्वेश्चन दिए थे तो कोई भी नहीं बना के लाया, तीर बना के एक दो लोग लाए थे, ठीक है। तो इसको ऐसे बना के या किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन दे, जहाँ बनने लायक है वहाँ बनाना है, ठीक है। और न बनने लायक हो तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है तो अथवा करके आता है, या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए। तो पहले ही चेक कर लो कि किसमें बनेगा, किसमें चित्र बनेगा, किसमें इस प्रकार का डायग्राम बनेगा या तीर बनेगा। प्रकार पूछा है तो प्रकार बनेगा, ठीक है, उसको पकड़ना है। बल्कि उसको नहीं पकड़ना है जिसमें निबंध जैसा सिर्फ शब्दों में लिखने जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। और कभी भी लिखते समय जो है पैराग्राफ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ लोग लिखते हैं ऐसे, ये कॉपी है, मान लो ये कॉपी का पन्ना है, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, भर के अब एकदम आखिरी में ही ख़त्म होगा। तो जो कॉपी चेक करता है 1 लाइन पढ़ेगा, 2 लाइन पढ़ेगा, फिर छोड़ देगा। अगर सही है तो फिर पढ़ेगा, नहीं सही है तो छोड़ देगा। वैसे जनरल मार्किंग अगर 6 नंबर का है तो 3 नंबर दे के आगे बढ़ गए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। बातों को लिखते समय 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन, फिर बदल दो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, फिर बदल दो। यानी कि एक पन्ने में कम से कम 3 पैराग्राफ बनना चाहिए। पैराग्राफ नहीं बनाओगे, पैराग्राफ बहुत बड़ा कर दोगे। जब पैराग्राफ बदलता है तो कॉपी चेक करने वाला कैसे चेक करता है? जैसे यहाँ से लिखना शुरू किए, यहाँ तक लिखे, छोड़ दिए, फिर यहाँ पैराग्राफ बदल दिए हो, ठीक है। पैराग्राफ बदलने के बाद फिर यहाँ लिखे, तो एक बार यहाँ पढ़ा जाता है, थोड़ा सा पढ़े, फिर चेक करना है तो यहाँ पढ़ लेंगे, फिर चेक करना है तो यहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। इससे आइडिया लग जाता है कॉपी कैसी है। बोर्ड परीक्षा की कॉपी ऐसे ही चेक होती है, जल्दी जल्दी चेक करना है, क्योंकि टारगेट भी है कितने दिन में चेक करके ख़त्म करना है। और सब लोग ऐसे ही चेक करेंगे। एक एक शब्द अगर पढ़ा जाए तो पढ़ने का किसी के पास समय नहीं है। तो प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि उसको चेक करने में आसानी हो एग्जामिनर को। और जब एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी तो नंबर मिलेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? जैसे कई बार उदाहरण दिए हैं कि भोजन चाहे जैसा बनाओ, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी बना है, एक है कि एक बार पहले चावल बिछाओ, फिर दाल बिछा दो, फिर सब्जी बिछा दो, फिर रोटी बिछा दो। एक तरीका वो हो गया। एक तरीका क्या है, चावल किनारे निकालो, एक कटोरी में दाल निकालो, एक में सब्जी निकालो, एक में रोटी अलग से सजा के थोड़ा सा ले जाओ। पत्ती उत्ती कटा है, सलाद कटा है तो ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन उसी का फ़ायदा है, ठीक है। पहले देखने में अच्छा लगना चाहिए। जिनकी राइटिंग अच्छी है उनको एक्स्ट्रा फ़ायदा मिल जाता है। वो कहीं लिखा नहीं है, 1 नंबर हालांकि देने का होता है कि अच्छी राइटिंग पे टीचर का विवेक है, 1 नंबर दे सकता है। लेकिन अच्छी राइटिंग का फ़ायदा ये होता है कि वह पूरी कॉपी ही खूब बढ़िया लगती है देखने में, पढ़ने का मन करता है। और जब पढ़ेगा एग्जामिनर, अच्छी बातें लिखी, अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा, नंबर मिलेगा कि नहीं? ठीक है। तो एक तरीका ये बता दिए कि पैराग्राफ छोटा होना चाहिए, कम से कम एक कॉपी में 2-3। और कहीं पे भी प्रकार वगैरह लिखना हो तो या तो तीर बना के या तो किसी तरह उसको दिखा के, नहीं तो ऐसे ऐसे भी बना रहता है ना कहीं कहीं कार्टून वाली किताबों में या इसमें, फिर यहाँ बना दो ऐसे ऐसे। ये सब बनाने से क्या होता है, बस ये लगता है कि इस बच्चे को आता बहुत बढ़िया है। और वही बच्चा कर पाएगा जो घर पे बनाए रहना, तो हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। जैसे घर पे रोज़ रोज़ ऐसे सीधा लिख रहे हो, पन्ना भर भर के लिख रहे हो, वहाँ बनाने जाओगे तो सोच ही नहीं पाओगे बनेगा कैसे। अभी यही क्वेश्चन जो दिए हैं, आज एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, उसको देखो लिख पाते हो कि नहीं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन देंगे थोड़ी देर में। तो ये तरीका समझ में आया? और देखो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था कि एक ही बात लिखनी थी कि प्रभावित करने वाले कारक। अब मान लो क्वेश्चन पूछता, क्वेश्चन पूरा लिख नहीं रहे हैं, शॉर्ट में समझो कि बस्तियां क्या होती हैं, इनको किन आधारों पर विभाजित किया जाता है, ठीक है, और विभिन्न आधारों पर बांटी गई बस्तियों की विशेषता बताइए, ठीक है। 3 चीज़ें हो जाएंगी। ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक। एक आपके किताब में दिया गया है विभिन्न आधारों पर बांटी गई बस्तियों के प्रकार। कक्षा 12 की किताब जो NCERT पाठ में देखोगे तो है, लेकिन वह
2 नंबर में दिया है, ठीक है, 30 शब्द में दिया है। तो जब 30 शब्द में देगा तो हमको वही काम करना है, 3 आधार बस लिख के छोड़ देना है। कल बताए थे आधार, कल बताए थे ना, कौन कौन से आधार हैं? एक है, देखो पहले तो इसमें इस क्वेश्चन में बताना क्या है कि बस्ती क्या होती है। बस्ती क्या होती है? जहाँ क्या सब लोग अलग अलग बोलेंगे तो कैसे सुनेंगे? क्या होता है बताओ? वो स्थान जहाँ मानव अधिवास बना कर निवास करता है उसे बस्ती कहते हैं। हाँ ठीक है, बस्ती वह स्थान जहाँ मानव अधिवास बनाकर समूह में निवास करता है उसे बस्ती कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या लिखेंगे उसी के आगे? इन बस्तियों को निम्न आधारों पर बांटा गया है। अब फिर देखो मौका मिला कि नहीं तीर उर बनाने का? ध्यान से सुनो, यही क्वेश्चन लिख के लाना है जो समझा रहे हैं। अब इसमें तीर बनाने का मौका मिला, या तो इसमें तीर बना दो ऐसे 3 आधार पर, कल बताए थे। एक हो जाएगा कौन? बसावट के आधार पर, दूसरा घनत्व के आधार पर, और तीसरा कार्यों के आधार पर, ठीक है, कार्यों के आधार पर। अब बसावट कैसी है? या तो स्थायी होगा या अस्थायी, ठीक है। और घनत्व वाले आधार पर 2 आधार पे थोड़ा बढ़िया से बनाएंगे, जगह ध्यान में रख के तो हो जाएगा। बोर्ड पे बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है। घनत्व के आधार पर सघन बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती, ठीक है। और कार्यों के आधार पर ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। समझ में आया? ग्रामीण और नगरीय, ठीक। इतना बनाने के बाद अब क्या करना? बना के छोड़ नहीं देना। 6 नंबर में है तो लिखेंगे पहला बसावट के आधार पर हेडिंग डालेंगे, ठीक। अब हेडिंग डाल के लिखेंगे कि बस्तियों की बसावट अस्थायी या अस्थायी, बस्तियों की बसावट के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांट सकते हैं, स्थायी बस्तियां और अस्थायी बस्तियां। अब फिर हेडिंग डालेंगे उसमें, पहले इसको हेडिंग डालेंगे 1, अब 1 का ये अ हेडिंग हो जाएगा या ए हेडिंग हो जाएगा। अस्थायी लिखेंगे। अब अस्थायी के सामने अस्थायी बस्ती के बारे में थोड़ा सा क्या लिखेंगे? ऐसी बस्तियां जहां मानव अस्थायी रूप से घर बनाकर रहते हैं उनको अस्थायी बस्तियां कहते हैं। अस्थायी बस्तियां में कुछ ऐसी बस्तियां होती हैं जो कुछ समय के लिए मानव द्वारा बसाई जाती हैं, जैसे वो अस्थायी बस्तियां होती हैं। दोनों का उदाहरण दे देंगे एक एक छोटा छोटा। तो अस्थायी बस्ती का कोई भी हमारे वहाँ बसने वाला गांव हो गया, और अस्थायी बस्ती का जैसे पशुचारण करने वाले लोग जो हैं पहाड़ों पर जब जाते हैं पशु चराने तो टेंट लेके जाते हैं। टेंट लेके गए, वहाँ बसा दिए, 2-4 दिन 5 दिन रहे, फिर वहाँ से उजड़ के फिर दूसरे जगह जाएंगे। रोज़ रोज़ ठिकाना बदलते रहते हैं। जैसे भेड़ चराने वाले आते थे ना पहले, तो ऐसे ही ठिकाना तंबू डाल डाल के बदलते रहते हैं, ठीक है। समझ में आया? इसी प्रकार से घनत्व क्या होता है पहले यही बता देंगे घनत्व के आधार पर। तो घनत्व के आधार पर जब बताएंगे तो सीधे वहीं लिख देना है कि इसका मतलब क्या है, यानी प्रति इकाई क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पाई जा रही है, या मकानों का बसाव किस प्रकार का है, घना है कि या विरल है, इस आधार पर यानी घनत्व के आधार पर विभाजन करते हैं, ठीक। तो इसको लिखेंगे हेडिंग डाल के, घनत्व के आधार पर विभाजन। इस आधार पर 2 प्रकार की बस्तियां होती हैं, सघन बस्तियां और विरल बस्तियां या प्रकीर्ण बस्तियां, ठीक है। सघन बस्तियों को लिख देना, उसका उदाहरण बता देना है। सघन बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं? मरुस्थल में नहीं जी। सघन बस्तियां उपजाऊ क्षेत्रों में, गंगा के मैदान में ये सघन बस्तियां पाई जाएंगी। प्रकीर्ण बस्तियां पर्वतीय क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं, पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ संसाधन की कमी हो। समझ में आया? इसी प्रकार से कार्यों के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं, ग्रामीण एवं नगरीय। ग्रामीण बस्तियां उन्हें कहते हैं जहाँ प्राथमिक कार्य की अधिकता होती है, और नगरीय बस्तियां उन्हें कहते हैं जहाँ गैर कृषि कार्यों की अधिकता होती है या गैर प्राथमिक कार्यों की अधिकता। इतना लिख दोगे, 6 में 6 कोई रोक पाएगा? नहीं रुकेगा, ठीक है। चल लिख के देख लेना, उससे कम नहीं मिलेगा, ठीक है।
अगर 70 नंबर का भूगोल है, 70 में 65 भी एक लड़का पाया था ना पिछले साल हाई स्कूल में, आशीष जो है पाया था ना, 65 नंबर पाया था। तो 70 में 65 लाने का मतलब हो गया 90% से ज़्यादा, 92-93%। और सामाजिक विज्ञान में 92-93% लाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो 70 में 65-68 तक पहुंचा जा सकता है इस प्रकार से, ठीक है। और देखो कोई क्वेश्चन बताओ उस आधार पर, और भी कोई तरीका बता दें। ये सबसे बढ़िया तरीका है तीर बनाना और ये सब बनाना, हेडिंग डालना, ठीक है। बिना इसके कुछ अच्छा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसको देखो अभी पढ़ाए नहीं, देखो अभी क्या और पढ़ा दिए हैं, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों की विशेषता। अगर आ गया कि ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, कक्षा 12 के हिसाब से पहले थोड़ा सा बस्ती का परिभाषा, ठीक है। और फिर कहेंगे बस्तियों को दो भाग, मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, ग्रामीण एवं नगरीय, ठीक। अब ग्रामीण एवं नगरीय बना के 2 कॉलम में बांट के कर दीजिए, या जो है ग्रामीण के हेडिंग डालिए, ग्रामीण में 1, 2, 3, 4। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जैसे विशेषता है, तो विशेषता गिना जा सकता है कि नहीं, किसी में कितनी विशेषता है। अगर 6 नंबर का है तो कोशिश करना है 6 पॉइंट लिखना है, ताकि कोई चेक करे तो 1, 2 सोचता रहता है मन में आदमी, 6 पॉइंट लिखा है तो 6 नंबर दे दो, ठीक है। समझ में आया। तो इसको 6 नंबर दे देना है। जैसे ग्रामीण बस्तियों की विशेषता क्या है, प्राथमिक कार्य, ठीक है। और यहाँ पे गैर प्राथमिक कार्य। अगर बढ़ाना है तो ग्रामीण बस्तियों के लोग प्राथमिक कार्य में संपन्न रहते हैं, संलिप्त रहते हैं या संलग्न रहते हैं, ठीक। और नगरीय क्षेत्रों के लोग द्वितीयक या तृतीयक कार्यों में संलग्न रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये लिख के लाना है। क्वेश्चन वो वाला हो गया कि नहीं, नोट किए, नोट करो। कल के लिए क्वेश्चन क्या रहेगा, हाँ तुम लोग सबको। ग्रामीण, अरे बस्ती क्या होती है, बस्ती क्या होती है, बस्ती क्या होती है, विभिन्न आधारों पर, विभिन्न आधारों पर इसके वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। 6 नंबर का है, वर्गीकरण की विवेचना कीजिए, ठीक है। अभी इस पे पूरा निबंध लिखा जाएगा कि नहीं। अब जैसे ही ग्रामीण बस्ती और वो छोड़ दिया गया, पूरा ग्रामीण बस्ती की विशेषता लिख दो, नगरीय बस्ती की विशेषता लिख दो, तो 10 पन्ना भर जाएगा। लेकिन हमको 1.5 पन्ने से 2 पन्ने में क्वेश्चन चाहिए, उतना ही आंसर देना है, ठीक है। आज इतना रहने देते हैं, कल लिख के ले आना, तो फिर आगे पढ़ाएंगे। कल आगे पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद लिखना फिर बीच बीच में सिखाते रहेंगे इसे।